तो नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल VI स्टडी प्लस में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का जो शेष प्रश्न बचा था। इसका पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेंगे, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रश्न 12 कह रहे हैं कि द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधे का मतलब होता है, आप इस शब्द से ही पता लगा लेंगे कि द्विबीज मतलब क्या होता है। द्वि यानी कि दो चीज़ के बारे में बात की जा रही है, और दो चीज़ के बारे में जब बात की जा रही है और उसके बाद जो है बीजपत्र यानी कि दो बीजों की जो है बात किया जा रहा है कि ऐसा पौधा होना चाहिए जिसमें दो बीज जो है निकले। जैसे कह रहा है कि जिन पौधों के बीच में दो बीज पत्र होते हैं वे द्विबीजपत्री कहलाते हैं। यानी कि वैसे पौधे जिनके बीच में दो बीज होते हैं, ठीक है, उनको द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे मैं आप उदाहरण देख सकते हैं, चना, मटर, इसमें जो है दो बीज होते हैं। आप इसको जब रोपिएगा, बोइएगा, तो इसमें से क्या होगा जी, दो बीज निकलते हैं। इसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 13 नंबर प्रश्न में कि एक बीजपत्री पौधे किसे कहते हैं। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें दो की बात की जा रही थी, इसमें एक की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जिन पौधों के बीच में एक बीज पत्र होता है वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। यानी कि सेम इसका मतलब कि इससे समझ सकता है, इसमें दो की बात किया जा रहा था, इसमें एक की बात किया जा रहा है। यानी कि इसमें दो बीज निकलते थे, इसमें एक, तो जिन पौधे के बीच में एक बीजपत्री होते हैं वे एक बीजपत्री कहलाते हैं। इसके बीच से एक निकला। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, मक्का, गेहूं, जैसे आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मक्का जो है एक निकला है और पूरा एक तक गया है। उसके बाद गेहूं, एक पौधा माने एक बीज रोपिए, उससे एक ही पौधा निकलेगा, ठीक, इसी के एक बीजपत्री कहते हैं। उसके बाद 14 नंबर में कि जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। जंतुओं का जो वर्गीकरण है किन आधारों पर किया जा सकता है। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उनको जो है वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से आधार हो सकते हैं। तो पहले यहाँ पे कहा जाए कि रहने का स्थान। हम किसी भी जंतुओं को रहने का स्थान पर वर्गीकरण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उसके रहने का स्थान जैसे हो, जैसे में कि कोई जीव होते हैं पानी में रहते हैं, ठीक है, कोई भूमि पर बिना पानी के रहता है, ठीक, जैसे में हो जाएगा बिल्ली, गाय, ये सब जो है जमीन पर रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। और पानी में रहने वाले जैसे मछली, ठीक है जी, मगरमच्छ, ये सब जो होता है पानी में रहने वाले हैं। तो इसके आधार पर जो हम क्या करते हैं, जंतुओं को वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद करें कि भोजन के आधार पर भी हम जंतुओं को वर्गीकरण कर सकते हैं। बहुत जीव जंतु जो होते हैं भोजन अलग अलग प्रकार के खाते हैं। जैसे में कोई ऐसा जंतु होते हैं जिनका भोजन मांस होता है, कोई ऐसा जीव जंतु होते हैं जिनका भोजन शाक होता है, ठीक है, कोई ऐसा होता है जो दोनों खाते हैं। इस प्रकार से हम इसके आधार पर जंतुओं को जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके कारण गति के प्रकार से भी हम जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो गति के में बहुत उनके जो है अलग अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे में कोई बहुत तेज दौड़ता है, ठीक, जो बहुत तेज, माने इतना तेज कि मतलब क्या ही बताएं। जैसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीता कितना तेज दौड़ता है, इसका अपेक्षा बाकी सब धीरे चलते हैं और दौड़ते हैं। और उसके बाद जो होता है बहुत स्लो चलता है। जैसे में आप यहाँ हाथी देख लीजिए, इतना बड़ी होने के बाद भी बहुत धीरे धीरे चलती है। तो इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। उसके बाद करके शरीर के अंग के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। शरीर के अंग, जैसे कोई बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा हो गया, तो बड़ा और छोटा, मोटा, इसके आधार पे हम जंतुओं का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, हाथी का शरीर बड़ा होता है, ठीक है, कुत्ता ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जीव जंतु हो जाएंगे। तो इनके आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। सबको जो है एक जगह नहीं रख सकते हैं। जो बड़ा है उसके लिए बड़ा आवास चाहिए, जगह चाहिए, जो छोटा है उसके लिए छोटा स्थान चाहिए, छोटा जगह चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 15 नंबर में कि आवास क्या है। कह रहा है कि प्रश्नोत्तर में कि वह स्थान जहाँ कोई जीव प्राकृतिक रूप से रहता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करती है। वैसा स्थान जहाँ कोई जीव अपने प्राकृतिक रूप से रहते हैं और अपना आवश्यकता पूरा करते हैं। यानी कि जो उसकी आवश्यकता में क्या हो सकता है, तो आवश्यकता में हो सकता है जैसे में भोजन,
सेल्फ संबंधित चीज़ें, खान पान से हो गया, रहने पहनने, हर कुछ उसको जो है आसानी से मिल सकती है, आसानी से उसको क्या हो सकती है जी, प्राप्त हो सकती है, आसानी से उसको मिल सकती है, वो भी प्राकृतिक रूप से। ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से मिल जाएगी, यानी कि बहुत आसानी से। ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं, आवास। जैसे में आप ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप जहाँ रहते हैं वो आपका आवास है, यानी कि आप जहाँ मूल रूप से आप जहाँ के निवासी हैं वो आपका आवास है। उस आवास पे जो है आपको हर एक चीज़ उपलब्ध होती है। आप किसी भी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ को जो है खोजना चाहते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको उतना समय नहीं लगता है, तब जाकर के आप वहाँ पर रहना पसंद करते हैं और आपको वहाँ सुविधा भी होती है। तो आवास उसी को होते हैं जहाँ हर एक चीज़ क्या हो सके, आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, उसके बाद कहा जाए 16 नंबर में कि मरुस्थलीय पौधे की 2 विशेषताएं लिखिए। जो मरुस्थल पौधे होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान में रहते हैं, जहाँ पे मरुस्थलीय स्थान होता है, वहाँ पे पौधे की जो है 2 विशेषता लिखना है। तो एक विशेषता और यहाँ 2 विशेषता लिखा गया। तो पहला विशेषता में क्या कह रहा है कि ताना मोटा होता है, उसका ताना मोटा होता है। ताना क्यों मोटा होता है आपको बता दें, तो ताना अगर मोटा नहीं रहेगा ना तो वहाँ पे सूख जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत दूर दूर तक, बहुत गहरा तक जो है पानी की कोई जो है अस्तित्व नहीं होता है, कोई मतलब कि होता ही नहीं है पानी, सोचने लायक भी नहीं होता है कि कहीं पानी मिल जाए। बहुत रेयर केस में बहुत कम चांस होता है कि कहीं पानी मिल सके। तो वहाँ पे जो है आपको पौधा का जो है तना मोटा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सूखेगा नहीं। अगर सूख जाएगा, पतला रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है कम क्षमता है, उसको कम क्षमता है किसी चीज़ को सहन करने के लिए। उसका कारण कि पत्तियों कांटे में बदल जाती है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर लिखा गया, आपको हम बता दें कि रेगिस्तान वाले में मरुस्थल पौधे, जहाँ पे मरुस्थल पौधे की 2 विशेषताएं में भी आते हैं कि जो पौधे मरुस्थल में जो है निकलते हैं उनकी पत्तियां कांटों से बनी होती है, यानी कि कांटों जैसे होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, बहुत बढ़िया बात आपको बताने वाले हैं कि मरुस्थल में जो होता है ना, ज़्यादातर कांटेदार पौधे ही निकलते हैं। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, कांटेदार पौधा निकलना बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसका जो है जड़ जो होता है ना जी, बहुत गहरा तक जाता है, बहुत गहरा। बाकी सभी पेड़ से, बाकी सभी पौधे से उनका जड़ जो है बहुत गहरा तक जाता है। यही कारण है कि मरुस्थल में जो है कांटे वाला पौधा निकलते हैं। और नीचे जाने का कारण भी है कि नीचे नहीं जाएगा तो सूख जाएगा, उनको पानी चाहिए ना जी, पौधा के सभी पौधों को पानी चाहिए, तो उनका जड़ नीचे जाता है, जिसके नीचे जाने के कारण वो जो है पानी जो है अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो वहाँ पे रह पाता है, जीवित रह पाता है, सूखता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कांट वाला पौधा पाया जाता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हम बताएंगे आपको, तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर में कहा जा रहा है कि पर्वतीय पौधे की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी कि पर्वतीय पौधे का 2 विशेषताएं लिखना है जो पर्वत पे निकलते हैं। वैसे पौधे जो पर्वत पे, पहाड़ पे निकलते हैं, उगते हैं, उनका 2 विशेषता जो है लिखना है। तो क्या है, कहा जा रहा है कि शंक्वाकार होते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या होगा कि वहाँ के जो पौधे का विशेषता क्या होगा, शंक्वाकार, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो शंकु के तरह होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है कि पत्तियां सुई जैसे होती है। वहाँ के जो है पौधे के जो पत्तियां कैसे होती है जी, सुई तरह होती है, यानी कि पतला पतला चुभती है। ठीक है जी, कांटों की तरह होती है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न 18 में कि ऊंट मरुस्थल में रहने के लिए कैसे अनुकूलित है। यानी कि ऊंट जो है मरुस्थल के जहाज भी कहा जाता है। वहाँ पे ऐसा क्या है उनके लिए जो वहाँ रह सकते हैं और बाकी जो है जीव नहीं रह पाते हैं। तो देखिए इनके अंदर विशेष चीज़ क्या है जी, तो कहा जाता है कि चौड़े पैर। मरुस्थल पर चलने के लिए किसी भी जीव को चौड़ा पैरों की आवश्यकता है, जो कि ऊंट में होते हैं, और यही कारण है कि वहाँ पे वो आसानी से चल पाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुबर में वासा का संचय, यानी कि उसके कुबर जो होता है, जो ऊपर निकला होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर निकला हुआ है, इसमें जो है वासा का संचय करना, यानी कि अपना वासा जो है वहाँ पे एकत्रित करके रखते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे उनके लिए जो है आसान होता है जीना, और कि कम पानी में लंबे समय तक जो है जीवित रहना। और वो आपको पता है कि ऊँट जो है कम समय में देर तक जो है जीवित रह सकता है। होता क्या है कि वहाँ पे पानी की बहुत ही जो है कमी होती है, वहाँ पे जो है पानी की बहुत कमी होती है रेगिस्तानों में, इसीलिए जो है वहाँ पे ऊंट जो है अपने कुबर में जो है लंबे समय तक जीवित रहने के लिए पानी रखता है, और उसी का के वजह से जो है वह जीवित रह पाता है। उसके बाद 19 नंबर कहा जा रहा है कि मछली पानी में कैसे चलती है।
मछली जो होती है पानी में कैसे चलती है, तो आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि मछली पंखों और पूंछ की सहायता से पानी में तैरती है। जो मछली चलती है वो अपने पंख और पूंछ की सहायता से क्या करती है जी, चलती है। जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है देख लीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है जैव विविधता का महत्व लिखना है, यानी कि जैव विविधता का क्या महत्व है आप देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना, यानी कि जैव विविधता जो होता है, जीव जो है, जीव का विविधता जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है कि पर्यावरण का जो है क्या करने का संतुलन बनाए रखते हैं। उसका तो कहा है कि भोजन, औषधि और ऑक्सीजन का स्रोत है। आपको बता दें कि जैव विविधता के जो है महत्व में भोजन जो होता है, भोजन, औषधि और ऑक्सीजन का क्या जी स्रोत है। उसका कहा रहा है कि सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये सभी जीवों के अस्तित्व के रहने के लिए आवश्यक है। चलिए यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है कि नोट में लिखा है कि प्रश्नोत्तर के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। इस चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर जो कराया जाएगा उसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, जो आप लोगों को मिलेगा। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो चीज़ समझ में आया है या फिर नहीं आया है तो आप जो है कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपका एक कमेंट जो है मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, इसीलिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए क्या समझ आया क्या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर लेकर के। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।